आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, छठवां चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कक्षा 12 का। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आज हमको पढ़ना है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हमको पढ़ना पड़ेगा वैद्युत, जैसे वैद्युत फ्लक्स पढ़े थे वैसे हमको पढ़ना है चुम्बकीय फ्लक्स इसमें, कि चुम्बकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुम्बकीय फ्लक्स की गणना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में देख लेते हैं। चुम्बकीय फ्लक्स कहा जाता है कि यहीं से जो है मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हुई। मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत मतलब यहाँ से नींव डलना शुरू हो गई मॉडर्न फिजिक्स की। 1905 के पहले की जो फिजिक्स है उसको चिरसम्मत भौतिकी कहा जाता है, और 1905 के बाद की जो फिजिक्स है उसको कहा जाता है आधुनिक फिजिक्स। तो 1905 के पहले की जो फिजिक्स है उसको चिरसम्मत भौतिकी, और 1905 के बाद उसको आधुनिक भौतिकी। भौतिक के पिता कौन है? न्यूटन, लेकिन आधुनिक भौतिक के आइंस्टीन। लेकिन आइंस्टीन खुद कहते हैं कि मैं आधुनिक पिता नहीं हूँ, माइकल फैराडे है। तो माइकल फैराडे का इसमें बड़ा योगदान है इस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में। तो भी देखते हैं माइकल फैराडे का क्या योगदान है। सबसे पहले हमको क्या देखना है? चुम्बकीय फ्लक्स। तो चुम्बकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? चुम्बकीय फ्लक्स को फाई से व्यक्त किया जाता है। किससे? फाई से। ये कोई आपका पृष्ठ हो गया, सपोज दैट इसका क्षेत्रफल a है और इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b, और ये लंब, इसे थीटा कोण बनाए हुए है। तो इसका हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक अगर निकाल लेते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्षैतिज घटक, और ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर। तो अगर हम इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विभाजन करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो थीटा से लगा हुआ कास में टूटता है तो ये हो जाएगा बी कास थीटा, और थीटा से दूर जो रहता है वो साइन में टूटता है तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ये बी कास थीटा हो गया और ये हो गया बी साइन थीटा, है ना। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देख ले, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। ऐसे ये लंबवत ये है, ये तो दिखाने के लिए ऐसा दिखाया गया है, लेकिन लंबवत ये है इस पृष्ठ के बाहर की ओर। तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। तो एकांक से निकलने वाले, एकांक पृष्ठ से एकांक पृष्ठ निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की संख्या क्या हो जाएगी? फाई बराबर बी कास थीटा। और जबकि इसका क्षेत्रफल क्या है? ए, तो ए क्षेत्रफल वाले से क्या हो जाएगा? फाई बराबर बी ए कास थीटा हो जाएगा। बी ए कास थीटा हो गया, फाई बराबर बी ए कास थीटा। भाई एकांक से मान लेते हैं एकांक क्षेत्रफल है तो वहाँ से बी कास थीटा निकल रहा है, तो फाई से क्या हो जाएगा? बी ए कास थीटा। तो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, है ना, लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। इसको फाई से व्यक्त करते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसको अगर सदिश के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है? अदिश होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये इसमें कुछ हम देख लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तब वैद्युत फ्लक्सों की संख्या कितनी होगी, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या कितनी होगी। तो अगर हम देख लेते हैं फाई बराबर बी ए कास 0 अंश, तो फाई बराबर हो जाएगा बी ए कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो फाई बराबर हो जाएगा मैक्सिमम अधिकतम
जीरो का मतलब पृष्ठ के लंबवत हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो गया, अधिकतम वैद्युत फ्लक्सों की संख्या तब अधिकतम आएगी। और देख लेते हैं हम, फाई बराबर बी ए कास थीटा से यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कास 90, और 90 का मान कितना होता है 0। तो कहने का मतलब ये एकदम मिनिमम आ जाएगा। पृष्ठ के लंबवत का मतलब क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का मतलब समांतर हो जाएगा पृष्ठ के। तो ये हो गया आपका मिनिमम, मतलब अगर विद्युत फ्लक्सों की संख्या एकदम कम आएगी तो क्या आएगी 0, और अधिकतम बी ए। अब हम इसका मात्रक देख लेते हैं, फाई का मात्रक, फाई का मात्रक एसआई प्रणाली में सीजीएस में देख लेते हैं। सीजीएस में इसका मात्रक फाई का मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल। एसआई में इसका मात्रक होता है वेबर, एसआई में इसका मात्रक वेबर हो जाएगा। और एसआई में इसका एक मात्रक और हो जाएगा, फाई बराबर बी ए है, तो इससे हम निकाल लेते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, हिंदी में लिख लेते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये बी का मात्रक हो गया पूरा, ए का होगा क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर से 1 मीटर का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ये हो गया। तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है, एसआई में क्या हो जाता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व निकालना है हमको, फ्लक्स का घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व बी बराबर चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी को कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चूँकि फाई बराबर बी ए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपान ए। मतलब क्या हो जाएगा, बी का मात्रक यहाँ से, बी का मात्रक यहाँ से हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका वेबर हो गया, इसका मीटर स्क्वायर। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व बी को जो है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व भी कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया चुंबकीय फ्लक्स की गणना करना और इसका मात्रक। अब हम देखते हैं माइकल फैराडे के अनुप्रयोग। क्या है माइकल फैराडे के अनुप्रयोग, इस चैप्टर में ज़्यादा विशेष करके जो है थ्योरी है, और थ्योरी को जो है समझना बहुत ज़रूरी होता है। माइकल फैराडे को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, आपको एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे आपको अरेस्टेड के बारे में। आपको एक बार फिर से हम बताएंगे अरेस्टेड का प्रयोग, अरेस्टेड ने कैसा प्रयोग किया था, है ना। पीछे के चैप्टर में अरेस्टेड के प्रयोग में इनका क्या प्रयोग था। अरेस्टेड ने बताया कि यदि किसी धारावाही चालकतार में
कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यदि किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। बाकी इन्होंने कुछ दिया नहीं, इन्होंने सिर्फ इतना बताया, यदि किसी धारावाही चालक तार में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। भाई वो प्रयोग कर रहे थे एरिस्टॉटल कोई, तो इलेक्ट्रिक करंट, किसी चालक तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो वहाँ पे रखी कंपास सुई में क्या हुआ, विक्षेप हुआ। तो विक्षोभ उत्पन्न हुआ तो उनको लगा कि यदि हम किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसी कारण से ये ऐसा हो रहा है, तो मतलब ये एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। तो इनके प्रयोग से, एरिस्टॉटल के प्रयोग से जस्ट उल्टा प्रयोग माइकल फैराडे ने किया, जस्ट उल्टा, इसके जस्ट विपरीत माइकल फैराडे ने इस पर कार्य किया, इसका उल्टा। उन्होंने क्या बताया, यदि हम, अब माइकल फैराडे का बात देख लेते हैं हम। फैराडे ने बताया कि यदि हम पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करके रखें, पहले से क्या बनाएं, चुंबकीय क्षेत्र बना के रखें, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र पहले से बना के रखें, और इसमें कोई धारावाही चालक तार लाएं तो इसमें क्या होना चाहिए, धारा प्रवाहित होनी चाहिए। फैराडे का यही प्रयोग है, फैराडे का प्रयोग। फैराडे ने क्या बताया कि यदि हम किसी पहले से एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब पहले से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करके रखें और उसमें हम कोई धारावाही चालक तार लेके आए तो उसमें क्या हो, धारा प्रवाहित होनी चाहिए। इस प्रयोग को उन्होंने 12 साल किया, इस प्रयोग को उन्होंने कितना, 12 साल किया, तब जाके उनको ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। 12 साल तक एक छोटे से कमरे में बैठ के प्रयोग करते रहना बड़े पेशेंस की बात है। और वैसे भी अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, और जब तक धैर्य नहीं रखोगे कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे वो साइंस की दुनिया में हो, चाहे कोई भी दुनिया में हो। अगर आप धैर्य रखोगे, आप सोचते हो कि आज हम पढ़े, पढ़ने के बाद जो है जैसे ग्रेजुएशन किए या इंटर किए तो हमको तुरंत जॉब लग जानी चाहिए। कोई एक दिन में वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता, उसके लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, बड़ा आपको जो है मजबूती के साथ टिके रहना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ होता है। और आप सोचते हो कि एक दिन में पूरा चैप्टर हम पढ़ लें, एक दिन में पूरा चैप्टर समाप्त कर लें। धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ोगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट जगेगा आपका, और जितना इंटरेस्ट जगेगा तभी जाके आपको कुछ मिलने वाला है। तो फैराडे का प्रयोग, फैराडे ने इस पर 12 साल प्रयोग किया, तब जाके एकदम झुल्ला गए कि इतना दिन से हम कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, अब दूसरे नए सिरे से सब कुछ करेंगे। उठा के फेंक दिए इसको, इंस्ट्रूमेंट को। जब इंस्ट्रूमेंट को उठा के फेंक दिए तो उन्होंने देखा उनके गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ हुआ। तो उन्होंने इतने साल में पहली बार सिस्टम को फेंका था। शायद इसीलिए इंडिया वाले अगर जैसे टार्च और चलाते हैं, नहीं जलता तो पहले ठोक पीट लेते हैं कि जल जाए, है ना, कि बाद में 12 साल तक हमको प्रयोग ना करना पड़े, पहले ठोक पीट लेते हैं, जलेगा कि नहीं जलेगा कोई भी चीज़ है। तो फैराडे का जो प्रयोग है देख लेते हैं उन्होंने क्या किया। हमने बताया फैराडे का प्रयोग में फैराडे ने बताया यदि हम एक मतलब पहले से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें और उसमें किसी धारावाही चालक तार को लाते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया, कुंडली बनाई और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और एक चुंबक लाए, चुंबक को इसकी अपेक्षिक गति कराए, इसके अपेक्षिक गति कराए इसमें। तो उन्होंने देखा
मान लो ये गैल्वेनोमीटर में सुई इधर थी, तो जब इसको लेके आए तो इधर हो जाती है, मतलब विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है ना। तो इसकी क्या करा इन्होंने, आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति का क्या मतलब होता है, एक स्थिर रहेगा दूसरा गति करेगा, दूसरा स्थिर रहेगा पहला गति करेगा। आपेक्षिक गति का मतलब ये है। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया और चुंबक को क्या किया, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह करके देखा। शक्तिशाली चुंबक लगाए, कम शक्तिशाली चुंबक लाए, तो उन्होंने देखा जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो किसके कारण हो रही थी, वैद्युत फ्लक्सों के परिवर्तन के कारण। तो फैराडे का प्रथम नियम यही है। फैराडे ने इसके आधार पर 2 नियम दिया। प्रथम नियम क्या दिया, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन ही 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 फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या बताया, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन ही फैराडे का प्रथम नियम है। भाई इसके पास लेके आते चुंबक तो पता लगा विक्षोभ इधर हो रहा है, पीछे ले जाते तो विक्षोभ इधर होने लगा, तो इसका मतलब उनको पता चल गया कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। किसके कारण, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के कारण ही क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसको माइकल फैराडे का प्रथम नियम कहा गया। इनका दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम क्या है देख लेते हैं। जो विद्युत वाहक बल होता है वो वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर होता है। ये प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए एक नियतांक लगाया उन्होंने, -k, φ2 - φ1 बटे t। तो दूसरा नियम उनका यहाँ से हो जाता है कि वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर को ही विद्युत वाहक बल कहा जाता है। वैद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। ये दूसरा नियम हो गया। अगर इसको अवकलन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये देख लेते हैं हम, E प्रोपोर्शनल टू dφ/dt, और E प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं -k, तो हो जाएगा dφ/dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, फैराडे का द्वितीय नियम। और ये दूसरा नियम हो गया, ये अवकलन के फॉर्म में है। यदि क्या कर दे, यदि आपको दे दे कि फाई बराबर 2t² + 3t + 2, तो t बराबर 1 सेकेंड पर v विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो क्या करोगे आप, इसी पे रख दोगे E, और इसका एक बार अवकलन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, dφ/dt। तो ये हो जाएगा E, इसका अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4t और +3, इसका तो 0 हो जाएगा। तो E बराबर कितना हो जाएगा, t का मान 1 रख देते हैं, 4 × 1 + 3, 4 × 3 = 7 वोल्ट आ गया। तो इस पर ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको फाई का मान दे देगा, टी का मान दे देगा, कहेगा बताओ इसका कितना विद्युत वाहक बल इसमें होगा उत्पन्न, ये कितना विद्युत वाहक बल कार्य कर रहा है। तो ये फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम हो गया आपका।
और फैराडे का द्वितीय नियम, इसी के आधार पर, फैराडे के नियम के आधार पर ही आज इलेक्ट्रिसिटी इतने विस्तार क्षेत्र में उपयोग हो रही है, इन्हीं की देन है। इसी के कारण माइकल फैराडे, वो जो आइंस्टीन हैं वो माइकल फैराडे को, इनको आधुनिक पिता कहते हैं। अगर अपने लाइफ मत, आप 5 मिनट के लिए लाइट हटा दो, इलेक्ट्रिसिटी हटा दो, क्या हटा दो? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत हटा दो, आप कितने पीछे चले जाओगे? बहुत पीछे चले जाओगे। इसलिए है ये छोटा सा, लेकिन आज इसी के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो रहा है, इसी के आधार पर। तो ये तो हो गया फैराडे का प्रयोग। अब हम देख लेते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम देख लेते हैं। लेंज का नियम, लेंज ने क्या बताया? लेंज ने एक कुंडली बनाई और एक चुंबक का, इन्होंने एक चुंबक लिया और इसकी गति कराई। तो इन्होंने देखा कि जब चुंबक को इसके पास लाते हैं तो इसमें धारा जो है एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है। एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होने का क्या मतलब है? ये है, ये नॉर्थ है, एन, मतलब ये एन हो गया, एन। इसको थोड़ा सा ऐसे ही बनाते हैं ताकि ये लगे। अब इसका नॉर्थ इसके पास आएगा तो क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित। दूसरा इन्होंने क्या दिया? दूसरी कुंडली में इसका प्रयोग किया, इसी कुंडली में फिर प्रयोग किया इसी में, और जब चुंबक को ये क्या कर रहे थे? पीछे ले जा रहे थे। तो इसमें विद्युत धारा जो है क्लॉकवाइज प्रवाहित हुई, मतलब कहने का यस, साउथ। तो इसमें क्या हुआ? आकर्षण, आकर्षण। तो कहने का क्या मतलब है? जब इस चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, और जब कुंडली से दूर ले जाते हैं तो क्या करता है? आकर्षित करता है। आकर्षण या आकर्षित करना। तो मतलब एक बार कह रहा है इससे उत्पन्न हो रहा है और उसको एक बार प्रतिकर्षित कर रहा है, और एक बार क्या कह रहा है? जाओ भी ना, है ना। तो कहने का मतलब कि जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है उसी का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। तो आज स्वाभाविक सी बात है, लेंज ने ये बताया, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, वो अपने जिससे उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध कर रहे हैं, अपने माता पिता का विरोध करते हैं, जल्दी से घर से रुष्ट हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक, ये छोटी चीज़ें होती हैं वैज्ञानिक के अनुसार, लेकिन ये जितना निर्जीव चीज़ों पे लागू होती है उससे कहीं गुना सजीवों पे लागू होती है। आज जो जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध कर रहा है। यहाँ तक ऐसे ऐसे बच्चे जो अपने मम्मी पापा का इतना विरोध करते हैं, पूछिए मत। तो क्या मतलब? यही लेंज का नियम है। लेंज ने पहले ही बता दिया, जो जिससे उत्पन्न होती है उसी का विरोध करता है। तो मतलब जो विद्युत धारा, बताओ, चुंबक की सहायता से ये क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है, और इसी का विरोध भी कर रही है। तो यही क्या है? लेंज का नियम। लेंज का ऊर्जा संरक्षण का नियम है। लेंज का ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेंज के ऊर्जा संरक्षण का नियम है, देखो, ई को हम क्या करते हैं? यांत्रिक गति कराते हैं चुंबक को, और यांत्रिक गति किस में ट्रांसफर हो रही है? विद्युत ऊर्जा में। तो ये तो हो गया यांत्रिक गति। यांत्रिक गति, यांत्रिक गति किस में? विद्युत में ट्रांसफर हो रही है। तो ये देखो,
ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो रही है, मतलब परिवर्तित, रूपांतरण हो रही है। ऊर्जा क्या हो रही है? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है। तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ऊर्जा संरक्षण, ये लेंज के ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में ज़्यादा कुछ है नहीं लेंज के ऊर्जा संरक्षण में। इसकी हम यांत्रिक गति करा रहे हैं, मतलब इसको गति में भाई गति करा रहे हैं तो इसमें एनर्जी लग रही है, तो वो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो रही है? विद्युत ऊर्जा में। तो यही लेंज के ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब है मैक्सवेल दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम देख लेते हैं हम। मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम दाहिने हाथ का नियम दाहिने हाथ का नियम क्या है देख लेते हैं। यदि हम अपने दाहिने हाथ की परस्पर तीन अंगुलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें, इस प्रकार व्यवस्थित करें कि ये तीनों क्या हो? परस्पर लंबवत हों। परस्पर क्या हो? लंबवत हों। यदि हम अपने तीन अंगुलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि ये तीनों परस्पर क्या हो? लंबवत हों, तो ये जो, अगर ये क्या कहते हैं, ये प्रथमा अंगुली है, ये मध्यमा है और ये अंगूठा है, इसको तर्जनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्जनी। यदि हम तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तीनों परस्पर क्या हो? लंबवत हों, तो तर्जनी क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, और ये अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है, और ये विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है। लगने वाले बल का क्या मतलब है? कि गति की दिशा को। यदि हम चुंबक इस गति में, इस दिशा में गति कराएंगे, अंगूठे की दिशा में गति कराएंगे, तो विद्युत धारा इधर प्रवाहित होगी और चुंबकीय क्षेत्र इसका इधर होगा। तो इससे क्या निकाला जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और प्रवाहित होने वाली धारा ये हो गई। तो अगर हम चुंबक को इस दिशा में गति करा रहे हैं, अंगूठे की दिशा में, तो विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दिशा में होगा। तो यही क्या है? दाहिने हाथ का नियम है। कि परस्पर तीन अंगुलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि क्या हो? ये तीनों क्या हो? परस्पर तीनों लंबवत हों। तो अंगूठा अगर गति की दिशा को दिखाए, चुंबक की गति की दिशा, तो ये जो प्रथमा तर्जनी अंगुली है वो क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को, और ये विद्युत धारा को, मध्यमा। यही है दाहिने हाथ का नियम। और आज के लिए इतना ही। अब हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, आगे के वीडियो में।